तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचुरल गैलेक्सी। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्लोब का फुल कॉन्सेप्ट हिंदी में, वो भी ठीक है। हिंदी में इसका फुल कॉन्सेप्ट देखेंगे। ग्लोब की एक एक बात हम शुरू से स्टार्ट करेंगे जानना और लास्ट तक जानेंगे। इसमें हम देखो क्या क्या देखेंगे, इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम देख लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कहीं कहीं 6-6 महीने के दिन और रात होते हैं, वो क्यों होते हैं उनको समझेंगे। फिर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझेंगे और उसके बाद जीरो देशांतर रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं, जीरो देशांतर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं उनको देखेंगे। और पृथ्वी के उष्ण कटिबंध और ताप कटिबंध इन सबको देखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि और ग्रीनविच तिथि इन सबको देखेंगे। साथ ही समय और तिथि निकालना सीखेंगे, ठीक है। इन सबको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखो। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो ग्लोब क्या है, पहले ये हम समझते हैं कि ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है जो पृथ्वी की आकृति का सही प्रतिनिधित्व करता है। यह सभी नदियों, महासागरों और देशों को देखने और पहचानने का साधन है। देखो ग्लोब जो है, ठीक है, ग्लोब जो है ये देखो, ये आप देख रखो, ये पृथ्वी है, ठीक है। और ये पृथ्वी का प्रतिरूप है, यानी ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप जिसे हम ग्लोब कहते हैं, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हो इसमें और इसमें कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं, कुछ अंतर नहीं है इसमें। जो आपको इसमें दिखेगा वो आपको इसमें दिखेगा, ठीक है। देखो पृथ्वी में आपको सारे देश मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें भी आपको सारे देश मिल जाएंगे। पृथ्वी में आपको पानी दिखेगा, इसमें भी आपको पानी दिखेगा। ये जो आपको ये नीला कलर का दिख रहा है ये आपको, ये सारा पानी है इसमें। ये देखो ये सारा पानी है। तो आप समझ चुके हो ग्लोब क्या होता है। ग्लोब में हम वो चीज़ें देखते हैं जैसे पूरी पृथ्वी पर कितनी धरती है ग्लोब में, ठीक है, देश हैं, कितना पानी है, कहाँ कहाँ तक किस देश की सीमा तक फैली हुई है, ये सब हम किस में देखते हैं, ग्लोब में। क्योंकि ये पृथ्वी का एक मॉडल है। पृथ्वी को तो हम इतना दूर देख नहीं सकते ना, पृथ्वी को तो हम देख नहीं सकते, इसलिए हम ग्लोब का उपयोग करते हैं। और ग्लोब में हम अपने पास रखकर उसको सारा कुछ उसमें देख सकते हैं। जबकि पृथ्वी तो बहुत बड़ा है तो उसको कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, तो इसलिए ग्लोब का उपयोग हम करते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ग्लोब जो है ये पृथ्वी का प्रतिरूप है। अब देखो ग्लोब के उपयोग क्या हैं। ग्लोब के उपयोग तो देखो ग्लोब का उपयोग, पहला उपयोग तो यही है। ग्लोब के आप बहुत से उपयोग लिख सकते हो कि पहला उपयोग, ग्लोब से पृथ्वी के आकार का पता चलता है। देखो ये जैसे ये ग्लोब है तो हमें इस ग्लोब से एक बात तो यही पता चल रही है कि पृथ्वी कुछ इसी टाइप की है, ठीक है, इसी आकार की है, इसी के जैसी है, तभी तो ये ग्लोब ऐसा बनाया है, ठीक है। तो पहला तो उपयोग ये हो गया कि हम इसके आकार का पता लगा सकते हैं। दूसरा, ग्लोब से पृथ्वी पर नदियाँ, देश, पर्वत, महासागर आदि का पता चलता है। अब देखो ग्लोब से हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर देश हैं, महासागर हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं, द्वीप हैं, महाद्वीप हैं, ये सब हम ग्लोब से देख सकते हैं कि पृथ्वी पर हैं, ठीक है। हमें पृथ्वी पर घूमने की ज़रूरत नहीं है, हम ग्लोब में देख के ही पता लगा सकते हैं कि हाँ ये सब पृथ्वी पर मौजूद है। तीसरा उपयोग, ग्लोब से पृथ्वी पर पानी की मात्रा। देखो ये भी हम पता लगा सकते हैं ग्लोब को देखकर कि ग्लोब पर कितनी मात्रा में कितना ज़्यादा पानी फैला हुआ है, ठीक है, कितनी जगह पानी फैला हुआ है और कितना जगह पे ज़मीन है, ये सब हम ग्लोब से देख के पता लगा सकते हैं। चौथा, किस महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, ठीक है, किस महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं ये भी हम पता लगा सकते हैं। पाँचवा, किस देश की सीमा कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, मतलब कोई भी देश है, जैसे भारत, देखो ये भारत आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, ये भारत है, तो भारत की ये सीमा यहाँ से यहाँ तक है, इधर से यहाँ तक है। तो इसी तरह हम किसी भी देश की सीमा पता लगा सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश किस देश से सटा हुआ है। अगला है हमारा जो पृथ्वी अपने ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। देखो पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल नहीं है, थोड़ी चपटी है, ठीक है, अपने ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है। आगे देखते हैं हम, ये हमारे
ब्रह्मांड का चित्र है। ब्रह्मांड यानी अंतरिक्ष का चित्र है, ठीक है। तो इस अंतरिक्ष के चित्र में ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है, ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो ये पृथ्वी है और ये सूर्य है और ये बाकी के ग्रह हैं, ठीक है। बाकी के जो ग्रह हैं ना वो सब यहाँ पे हैं, पर हमें पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। इतना देख लिया आपने, आगे देखते हैं हम। अब देखो हम समझते हैं रात और दिन कैसे होते हैं। हमने आपको पृथ्वी की स्थिति को दिखा दी, ठीक है, ब्रह्मांड में। अब देखते हैं दिन और रात कैसे होते हैं। तो देखो सूर्य अपनी अक्ष पर घूमता है और अपना एक चक्कर 25 दिन में लगाता है। देखो सूर्य जो घूमता है अपने आप में ही घूमता है, ठीक है, वो अपना ही एक चक्कर 25 दिन में लगाता है, ठीक है, इतना बड़ा है वो। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य से बड़ा कोई ग्रह नहीं है या कोई भी चीज़ नहीं है अंतरिक्ष में, ठीक है। सूर्य सबसे बड़ा पिंड है, ठीक है, हमारे सौरमंडल में। सूर्य का व्यास कोई लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है, ठीक है। देखो जैसे ये हमारा सूर्य है, ठीक है, तो इसका व्यास का मतलब क्या है, इस छोर से इस छोर तक ये जो लंबाई है सूर्य की, ये 13,90,000 किलोमीटर है, ठीक है। अगर इसकी तुलना हम पृथ्वी से करें तो पृथ्वी से ये 109 गुना बड़ा है, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। देखो जैसे ये तो सूर्य हो गया हमारा, ठीक है, और ये हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक है, पृथ्वी। तो ये सूर्य से यहाँ तक की दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। यानी सूर्य से हमारी पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम। तो अब देखो आगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसे वार्षिक गति कहते हैं, ठीक है। देखो ये सूरज है हमारा और ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करती है, ये खुद भी घूमती है, इधर पूरब से पश्चिम की तरफ इस तरह से घूमती है, खुद भी आपस में घूमती है और सूर्य का भी चक्कर लगाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और साथ ही सूर्य की परिक्रमा करती है। परिक्रमा मतलब होता है घूमना चारों ओर, ठीक है। अपना एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। देखो जैसे ये पृथ्वी है तो ये इस तरफ की यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती रहती है, इस तरह से घूमती रहती है, ठीक है। तो ये अपना पृथ्वी खुद का एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। आगे देखो, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करती है। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि पृथ्वी अपना एक चक्कर, खुद का एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड में पूरा करती है, ठीक है। और यही पृथ्वी सूर्य का यानी इस तरह से सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में पूरा करती है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब देखो जैसे ये हमारा सूरज है, ये हमारा क्या है, सूरज है, ठीक है। सूरज तो अपनी अक्ष पे घूम रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सूरज हिलेगा ही नहीं क्योंकि वो तो अपनी अक्ष पे ही घूम रहा है, कहीं जाएगा नहीं। परंतु पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है और अपनी अक्ष पर भी घूमती है। और ये जो पृथ्वी है, जैसे हम सोचते हैं कि पृथ्वी हमारी सीधी है, पृथ्वी सीधी नहीं है। पृथ्वी 23.5 डिग्री, देखो इस तरह से ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, ठीक है, इस तरफ झुकी हुई है, ठीक है। तो पृथ्वी अपनी धुरी से घूमती रहती है इस तरफ, यानी इस तरफ घूमती रहती है ऐसे, ठीक है। ये एरो के निशान से आप समझ सकते हो, पृथ्वी ऐसे घूमती है। तो सूरज की रोशनी, जैसे देखो सूरज इस तरफ है, ठीक है। तो सूरज की रोशनी पृथ्वी के इस हिस्से पे पड़ेगी, ठीक है। जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी पड़ेगी वहाँ पे दिन होगा, और जहाँ जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी वहाँ पे रात होगी। जैसे ये एक चित्र देख पा रहे हो आप। अब देखो जैसे ये सूरज है, ठीक है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री इस तरह से झुकी हुई है, ठीक है। तो देखो जो येलो वाला भाग है, यहाँ पे क्या है, दिन है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँच रही है, ठीक है। परंतु
ये जहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँच रही है यहाँ पे दिन है, यहाँ पे नहीं पहुँच रही तो यहाँ पे रात है, ठीक है। और जब ये पृथ्वी घूम के यहाँ पे आ गई तो आप देख सकते हो जहाँ पे रात थी वहाँ पे अब दिन हो गया, ठीक है। और जहाँ पे दिन था वहाँ पे रात हो गई, ठीक है। तो इस तरह से क्योंकि पृथ्वी अपना भी घूर्णन पूरा कर रही है इस तरह से और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब देखो कहीं कहीं 6 महीने और 6 महीने के दिन 6 महीने की रातें कैसे होती हैं। जैसे देखो ये वाला पृथ्वी थोड़ी सी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो झुकी है, झुकी होने के कारण क्या है, इसके इस हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ रही है तो यहाँ पे दिन है, ठीक है। और इस वाले हिस्से पे, नीचे वाले हिस्से पे रात है, ठीक है। नीचे वाले हिस्से पे रात है। परंतु जब जैसे जैसे पृथ्वी अपना घूर्णन पूरा करने के साथ साथ पृथ्वी का चक्कर सूरज का चक्कर लगाते लगाते यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है। तब तक इसे यहाँ पे 6 महीने लग जाएंगे, ठीक है, 6 महीने लग जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि जब तक पृथ्वी यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगी तब तक यहाँ पे दिन है तो 6 महीने तक यहाँ तक यानी दिन ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रात है तो 6 महीने तक रात ही रहेगी, यानी यहाँ पे अब 6 महीने तक दिन रहेगा और यहाँ पे 6 महीने तक रात रहेगी। परंतु जब पृथ्वी यहाँ पे पहुँची तो देखो 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण क्या हुआ, जहाँ पे 6 महीने दिन था वहाँ पे अब 6 महीने रात होगी। क्यों होगी, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है। और जहाँ पे 6 महीने रात थी वहाँ पे अब 6 महीने तक दिन होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो 23.5 डिग्री इस तरह से झुकी है तो यहाँ पे तो रोशनी पहुँचेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो रोशनी पहुँचेगी नहीं सूरज की, और यहाँ पे पहुँच रही है तो इसलिए वाले नीचे वाले हिस्से में अब दिन होगा और रात ऊपर वाले में रात होगी, ठीक है। और ये पृथ्वी जब यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगी तो फिर से वही वाला हो जाएगा, ऊपर दिन 6 महीने तक और नीचे रात 6 महीने तक। तो आई होप आपको दिन और रात में अंतर समझ आ गया होगा, और आप ये भी समझ गए होंगे कि दिन और रात क्यों होते हैं, ठीक है। क्योंकि सूरज की रोशनी जहाँ जहाँ पे पहुँचती वहाँ वहाँ पे दिन होता है और जहाँ जहाँ पे नहीं पहुँचती वहाँ वहाँ पे रात होती है, ठीक है। तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, ये जो दो ध्रुव ऐसे हैं जहाँ पे 6-6 महीने की दिन और 6-6 महीने की रात होती है। क्यों होती है वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। तो अब हम देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझते हैं। तो देखो अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। देखो पश्चिम से पूर्व की मतलब क्या है, देखो आप पहले पश्चिम पूर्व को जान लो। देखो ये हमारा इस तरफ पश्चिम होता है, ठीक है, इस तरफ पूरब होता है और ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई। तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यानी इस तरफ इस तरफ खींची गई रेखाएं, ये सब कौन सी रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब इसको हम आगे और समझेंगे। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखो ये जो रेखा आप देख रहे हो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच खींची जाती है और ये 0 डिग्री पे खींची जाती है, ठीक है, 0 डिग्री पे खींची जाती है। तो जब ये रेखा खींची जाती है तो ये क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये ऊपर वाला गोलार्ध उत्तर में है इसलिए ये जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसको बोलते हैं यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है। और ये रेखा जो काटी है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। एक बात और, ये जो रेखा है इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। भूगोल में बोलते हैं विषुवत रेखा, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर लाइन, ठीक है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा दोनों, ठीक है। यह रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं कुल 180 होती हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे ऐसे रेखाएं खींची होती हैं, ठीक है। 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में होती हैं और 90 रेखाएं
दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, और ये रेखाएं, इन रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो सभी रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, समांतर मतलब बराबर होना। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 11 किलोमीटर होती है। ठीक है, जैसे एक ये रेखा है विषुवत रेखा और एक ये रेखा है, तो इसके जो बीच की दूरी है ये वाली, ये 111 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो देखो जैसे ये हमारा क्या है, इसको मान के चलते हैं हम, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो इसके जो बीच में लाइन है, बीच में रेखा है ये वाली, इसको बोलते हैं हम विषुवत रेखा, और ये 0 डिग्री पे होती है। ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसे। ये क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि गोलार्ध मतलब क्या होता है, गोले का आधा भाग, तो गोलार्ध हो गया। ठीक है, तो ये पृथ्वी का आधा भाग है ऊपर वाला, तो उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये उत्तर में है और ये दक्षिण में है तो इसको दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे ये दक्षिणी ध्रुव हो जाता है और ये वाला यहाँ पे जो रहता है वो उत्तरी ध्रुव हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री पे होती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगली जो रेखा है हमारी वो है हमारी 23.5 डिग्री पे। ठीक है, 23.5 डिग्री पे है, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। ठीक है, ये विषुवत रेखा के ऊपर है। ठीक है, इसके बाद नीचे है, विषुवत रेखा के नीचे रेखा है, यह भी हमारी 23.5 डिग्री पे है, इसको बोलते हैं हम मकर रेखा। ठीक है, ये 23.5 डिग्री पे है और वो भी 23.5 डिग्री पे है। ठीक है, इसके बाद ये है हमारी 66.5 डिग्री पे, इसको बोलते हैं हम आर्कटिक रेखा। ठीक है, इसके बाद नीचे दक्षिण में ये रेखा है हमारी 66.5 डिग्री पे, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये तो है हमारी विषुवत रेखा, इससे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो इस रेखा के नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ, इस रेखा से और यहाँ उत्तरी ध्रुव तक, सॉरी दक्षिणी ध्रुव तक 90 रेखाएं हैं, और इस रेखा से उत्तरी ध्रुव तक भी 90 रेखाएं हैं। तो 90 रेखाएं ये और 90 ये और एक रेखा ये हमारी भूमध्य या विषुवत रेखा। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई हमारी 181। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं हम देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखा का मतलब क्या है कि जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, तो उत्तर से, उत्तर ध्रुव से, यानी ऊपर हमारा उत्तर ध्रुव है, नीचे दक्षिण ध्रुव है, तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और ये काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक का मतलब है कि ये कल्पना करके खींची गई हैं, ये कोई भगवान ने नहीं बनाई या अल्लाह ने नहीं बनाई ये। ठीक है, ये इंसान ने खींची हैं, हम इन लोगों ने इनको कुछ ना कुछ समझने के लिए, इनका उपयोग के लिए इनको खींचा है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को। और ये इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 360 होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ठीक है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, इसलिए यह देशांतर समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। 0 डिग्री देशांतर जो इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है उसे प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न तथा ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर के ये 3 नाम हैं, ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। अब इसको हम समझते हैं चित्र से। तो देखो, जैसे ये हमारा अक्षांश रेखा का चित्र, इसको हम समझा चुके हैं, अब इसी पे हम समझेंगे देशांतर रेखा। तो देखो, ये जो रेखाएं हैं हमारी, ये हैं हमारी देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये देशांतर रेखाएं हैं, और ऊपर है हमारा 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव और नीचे है हमारा 0 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो इसमें देखो, तो इसमें आपको देखना क्या है, इसमें आपको देखना ये है कि ये वाली जो रेखा है ये है हमारी 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। ग्रीनविच रेखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है। इंग्लैंड आता है इसके बीच में और उसके स्थान ग्रीनविच से गुजरती है,
यानी निकलती है, इसलिए हम इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं, या इसको प्रधान यामोत्तर रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस ग्रीनविच रेखा के पूर्व में यानी इस तरफ 180 देशांतर रेखाएं होती हैं और इस ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में यानी इस तरफ 180 देशांतर रेखा होती हैं। तो कुल मिलाकर हमारी 360 देशांतर रेखाएं हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये है हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा, विषुवत अक्षांश रेखा, और ये है हमारी 0 डिग्री ग्रीनविच देशांतर रेखा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये बात देखनी है कि विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये विषुवत रेखा पे यहाँ पे यानी इस लाइन पे दूरी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे ये देखो, ये वाली यहाँ पे दूरी, ये देशांतर रेखा और इस देशांतर रेखा के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगी। इसी तरह इसमें भी यहाँ पे होगी, इसमें भी यहाँ पे होगी, और इसमें मतलब 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी इस रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे इस विषुवत रेखा से हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। इसी तरह जब हम इस रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तब भी 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दूरी यहीं पर होती है, और ये दूरी विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 पॉइंट, ठीक है, 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, समझे? जैसे ये रेखा है और ये रेखा है, तो विषुवत रेखा पर इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर हो गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये हमारी ग्रीनविच रेखा, इधर 180 रेखा, इधर 180 रेखा, कुल मिला के हो गई हमारी 360 रेखा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं कुल होती हैं 181 और देशांतर रेखाएं होती हैं कुल 360। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। तो देखो, ये जो है हमारी, ये है हमारी कौन सी रेखा? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये है हमारी विषुवत रेखा। ठीक है, और ये हमारी कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ये वाली जो हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखा है। तो हमें ये देखना है कि ये देशांतर रेखा है जो 0 डिग्री, वो अक्षांश रेखाओं को कहाँ कहाँ पे काटती है यानी प्रतिच्छेद करती है। देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा ये कर्क रेखा को अल्जीरिया में प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा को देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा गिनी की खाड़ी यानी अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती है, और मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में नामीबिया के पश्चिम में प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आगे देखो, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। देखो, इसमें यूके देश स्थित है 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, फ्रांस ये भी स्थित है, स्पेन स्थित है, अल्जीरिया स्थित है, घाना स्थित है और अंटार्कटिका स्थित है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित देश हैं। ठीक है, अब देखो आगे, ये है हमारा क्या सूरज है। ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है, ये गोल वाली। ठीक है, तो देखो हम आपको पृथ्वी और सूरज का मैप दिखा चुके थे, मतलब सूरज और पृथ्वी की स्थिति दिखा चुके थे ब्रह्मांड में। ठीक है, तो सूरज की सबसे ज़्यादा किरणें कहाँ पे पड़ती हैं? सूरज की सबसे ज़्यादा किरणें इस रेखा पे पड़ती हैं। ये रेखा हमारी कौन सी है? ये है हमारी भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं भूगोल में। ठीक है, ये विषुवत रेखा पर सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा, सूरज का ताप सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, और इस रेखा से ये रेखा यानी ये वाला जो क्षेत्र है इतना, ठीक है, इतना जो क्षेत्र है यहाँ पे सूरज की रोशनी और सूरज का ताप यानी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को बोलते हैं हम उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म। कटिबंध मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है, भूगोल में उष्ण को गर्म को उष्ण बोलते हैं और क्षेत्र को कटिबंध बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? उष्ण कटिबंध। तो आप समझ गए होंगे कि उष्ण कटिबंध क्या होता है।
ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा उष्णकटिबंध है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी और सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम उष्णकटिबंध बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे सूरज की रोशनी तो पड़ती है, परंतु सूरज का ताप उतना ज़्यादा नहीं पहुँच पाता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह इस तरफ भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती तो इसे हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। अब देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर ये है कि ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है यानी उत्तर की तरफ है, और ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है यानी दक्षिण की तरफ है। ठीक है, और इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये कौन सी रेखा है हमारी, आर्कटिक रेखा। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही कम पड़ती है इसकी रोशनी, सूरज की रोशनी बिल्कुल ही कम पहुँचती है, और उससे ज़्यादा भी कम पहुँचता है इसका ताप यानी इसकी गर्मी। और जैसे यहाँ पे सूरज का ताप कम पहुँचता है और सूरज की रोशनी कम पहुँचती है, उसी तरह यहाँ पे सूरज का ताप और सूरज की गर्मी बिल्कुल ना के बराबर पहुँचती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र ठंडा होता है और ये क्षेत्र ठंडा होता है, पर इन दोनों में अंतर ये है कि ये उत्तर का शीत कटिबंध है। शीत मतलब होता है ठंडा, कटिबंध मतलब क्षेत्र, तो इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। ठीक है, उत्तर का शीत कटिबंध और ये दक्षिण का शीत कटिबंध, ये दोनों क्षेत्र बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। तो देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे देखो ये वाली कौन सी रेखा है, ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये इस ग्लोब के पीछे, जैसे ये ग्लोब है तो इसके सामने में 0 डिग्री देशांतर रेखा रहेगी, और इसके ठीक पीछे 80 डिग्री देशांतर रेखा रहेगी, जैसे ये। ठीक है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में होता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसका उपयोग कहाँ पे होता है, किसी भी देश का या कहीं का भी पृथ्वी पर किसी भी स्थान का समय निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में होता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जो ये रेखा है 0 डिग्री के विपरीत यानी 0 डिग्री के ठीक पीछे, ग्लोब के पीछे जो 180 देशांतर रेखा है उसका उपयोग तिथि निकालने में यानी डेट निकालने में उपयोग होता है। ठीक है, अब इनको हम बारी बारी में समझते हैं। पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, जो कि है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा का समय यूनिवर्सल टाइम यानी ग्रीनविच समय कहलाता है। ठीक है, 0 डिग्री रेखा पे जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल टाइम यानी ग्रीनविच समय। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व की स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे होता है। देखो पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी इस तरह से घूमती है। ठीक है, इस तरह से यानी इस तरफ से ऐसे घूमती है। ठीक है, ऐसे। तो इससे क्या होता है, इससे ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे हम ग्रीनविच समय रेखा कहते हैं। इस ग्रीनविच समय रेखा पे जो समय हुआ होगा, ठीक है, उसके अगर हम आगे जाएंगे तो ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ जाने वाले जितने भी देश होंगे, जहाँ जहाँ पे भी टाइम देखा जाता होगा वहाँ पे टाइम आगे होगा, और जबकि पश्चिम की तरफ टाइम पीछे होता है, यानी इस तरफ ग्रीनविच रेखा से टाइम पीछे होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसको। अब देखो 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है। एक चक्कर का मतलब क्या है, 360 डिग्री घूमती है। पूरा गोला कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में, इसका मतलब है पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, अब देखो तो 1 घंटे में पृथ्वी कितने टाइम तक घूमेगी, इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा 360 डिग्री है उसको हम 24 से भाग दे देंगे। ठीक है,
तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, ठीक है। यानी 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, 360 को 24 से भाग देके, तो ये आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। यानी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है और 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो देखो 15 डिग्री पृथ्वी को घूमने में लगा समय, 15 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो 1 घंटे में पृथ्वी का घूर्णन कितना होता है, 15 डिग्री, ठीक है। तो इस घंटे को हमने मिनट में बदल दिया, यानी पृथ्वी 15 डिग्री 60 मिनट में घूमती है, ठीक है। तो 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगेगा, देखो 60 को हम 15 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 मिनट। अतः हम बोल सकते हैं कि ग्रीनविच रेखा से पश्चिम और पूर्व की प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है, जैसा कि आपको बताया मैंने। अब देखो 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ बढ़ने पर हर 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय बढ़ जाता है, ठीक है। इस 0 डिग्री देशांतर से, ये 0 डिग्री देशांतर है और 0 डिग्री से अगर हम 1 डिग्री पे पहुंचेंगे तो 4 मिनट का समय बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी पूर्व की तरफ अगर हम चलेंगे 1 डिग्री पर तो 4 मिनट का समय बढ़ जाएगा, और पश्चिम की तरफ 1 डिग्री पर चलेंगे तो 4 मिनट का समय घट जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व तरफ बढ़ने पर हर 1 डिग्री 4 मिनट का समय घटता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना घटता है, ये गलत लिख गया यहाँ पे। आगे देखते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे देखो ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तो पूर्वी 15 डिग्री देशांतर पर कितना समय होगा, यानी ग्रीनविच रेखा कौन सी है हमारी, ये वाली 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। तो हमें बताना है कि 15 डिग्री देशांतर पर पूर्व की तरफ यानी इस तरफ कितना समय होगा। देखो ये 0 डिग्री है और ये 30 है, तो 30 और 0 के बीच में हमारा यहाँ पे कितना होगा, 15 डिग्री, ठीक है। तो हमें इस 15 डिग्री का समय निकालना है अगर इस 0 डिग्री पर 12 बजे हैं, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, पूर्वी 15 डिग्री देशांतर पर समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 को 4 से गुना कर देंगे। क्योंकि हमने गुना, क्योंकि हर 1 डिग्री चलने पर हमें 4 मिनट बढ़ाने पड़ेंगे अगर पूर्व की तरफ यानी इस तरफ चलेंगे। तो हमने 15 डिग्री देशांतर का समय निकालना है, इसलिए हमने इसको 15 को 4 से गुना कर दिया। जब हम 15 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 60 मिनट, ठीक है। अब देखो 60 मिनट आ गया हमारा। अब पूर्वी 15 डिग्री देशांतर पर 1 बजा है, ठीक है। पूर्वी 15 डिग्री देशांतर पर 1 बजा है, क्यों बजा है, क्योंकि देखो यहाँ पे बजे हैं 12 ग्रीनविच रेखा पे, ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे हैं और इसके आगे 15 डिग्री पर हम गए तो 60 मिनट बढ़ गए, यानी 12 प्लस 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट का होता है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा 1, यानी पूर्वी 15 डिग्री देशांतर पर 1 बजेगा, ठीक है। अगर ग्रीनविच रेखा पर 12 बजते हैं तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तो पश्चिमी 15 डिग्री देशांतर पर कितना समय होगा। तो देखो आंसर, पश्चिमी 15 डिग्री देशांतर पर समय, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 को 4 से गुना कर देंगे। पश्चिम का मतलब क्या है, इस तरफ, यानी इस तरफ 15 डिग्री का समय निकालना है, ये वाली जो रेखा है इसका समय निकालना है, ठीक है। तो 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए हमने इसको 15 को 4 से गुना कर दिया, तो आ जाएगा हमारा 15 चौकू 60, यानी 60 मिनट, ठीक है। अब देखो ग्रीनविच का समय कितना है, ग्रीनविच पे 12 बजे हैं, 12 बजे हैं, इस 12 बजे को हमें मिनट में बदलना है। मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 12 को 60 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 720 मिनट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पश्चिमी 15 डिग्री देशांतर पर समय इसका निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 720 में से 60 मिनट माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारा, तो ये बचेगा हमारा 660 मिनट, ठीक है। अब 660 को हमें घंटे में बदलना है, तो हम इसको 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। 60 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 11 क्लॉक, यानी 11 बजे होंगे। अगर इस ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे हैं तो इसके पश्चिम में यानी इस तरफ 15 डिग्री पे कितना बजा होगा, 11, ठीक है। और इस पूर्वी तरफ कितना बजा होगा, 1, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब हम देख लेते हैं भारत का समय कैसे निकालते हैं।
तो देखो ग्रीन बीच पर दिन के 12 बजे हैं, तो भारत का समय बताइए। देखो भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत जो है वो कहाँ पे स्थित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, यानी इस तरफ, पृथ्वी ग्लोब के इस तरफ स्थित है। ठीक है, तो इसका निकालते हैं हम। तो भारत का समय, इसको गुना कर देंगे 4 से, 82.5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 330 मिनट, और 330 मिनट आ गया। अब 330 मिनट को हमें घंटे में बदलना है, इसलिए हम इसको 60 से भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा ये हमारा? तो ये आ जाएगा हमारा 5.5 घंटे, यानी 5.5। ठीक है, तो जब ग्रीनविच रेखा पर 12 बजेंगे तो भारत में कितना बजेगा 5.5, यानी भारत का टाइम ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है पूर्व की तरफ, यानी इस तरफ जाएंगे हम 180 डिग्री से तो एक दिन घट जाएगा। ठीक है, और जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाना पड़ता है, इस तरफ जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। देखो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है बिल्कुल सीधी नहीं है, इसे 4 बार मोड़ा गया है क्योंकि सभी कुछ देशों का समय और दिन समान रखने के लिए। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई देश है, ठीक है, और ये रेखा सीधी खींची है। ठीक है, ये रेखा सीधी खींची है, तो मान लो कि यहाँ पे शनिवार है और यहाँ के लोग क्या करेंगे? शनिवार है तो यहाँ के लोग सारे काम धंधे करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे संडे है, तो देखो देश एक ही है, परंतु इस रेखा के इस साइड है पश्चिम की तरफ, इसलिए इन लोगों को छुट्टी मिल गई, और इस साइड है इसलिए ये लोग काम करेंगे। तो इन सबको समान रखने के लिए इस रेखा को टेढ़ा करना पड़ा था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है और इसके बीच, इसके सबसे नज़दीक बेरिंग जलडमरू आता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।